नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। आज एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित है। ये इशू खास करके इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण इस वीडियो में रखता है क्योंकि जो मुद्दे यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जो उठ चुके हैं वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 12 फरवरी को यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने अपना पक्ष रखा है। तो ये बहुत जल्द आपके सामने यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित कुछ और बातें जो आपको क्लेरिफिकेशन के तौर पे आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आज जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यूनिफाइड पेंशन से स्कीम से संबंधित मुद्दे पहुँच सके। इस विषय को इसलिए ज़्यादा महत्ता के साथ देखा जा सकता है, इसका इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि ये मसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2 जजों के खंडपीठ में ये उठ चुका है। ये मसला किस विषय पर है? ये मसला नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बीच में नहीं फंसा हुआ है। ये मसला फंसा हुआ है ओल्ड पेंशन स्कीम से संबंध में। ये जिला न्यायालय से संबंधित पदाधिकारियों से संबंधित मसला है, लेकिन ये अगर कुछ जिला न्यायपालिका पदाधिकारियों के संबंध में अगर कुछ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अगर कुछ आदेश पारित होता है, अगर उनके पक्ष में अगर आदेश जाता है तो आने वाले समय में केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को डायरेक्ट बेनिफिट भी मिल सकता है। क्योंकि यहाँ जो डायरेक्ट जो दलील दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल के द्वारा, तो ये दलील क्या है और क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या संज्ञान लिया है, कैसे परिवर्तन हो सकता है या यथावत यूनिफाइड पेंशन स्कीम बना रह सकता है, इसको आप जरूर लास्ट तक देखिएगा। देखिए, ये मुद्दा 23 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा उठा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से भारत में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्रभावी कर रहे हैं जो NPS में पहले 1 जनवरी 2004 के बाद कवर रहे हैं। वे जो जितने मसले आप देख रहे हैं आज के इस जो मसला उठा है वह न्यायिक अधिकारियों के पेंशन के मुद्दे को सुलझाने की उम्मीद से उठाया गया है। हुआ क्या है कि बहुत से ऐसे न्यायिक अधिकारी हैं जो बहुत कम पेंशन पे एक जुडिशियल सर्विस में होने के बावजूद भी काफ़ी कम पेंशन में उनको गुजारा करना पड़ रहा है। आजीविका एक बहुत बड़ा विषय होता है और इस आजीविका में न्यूनतम पेंशन का सहारा लेकर एक अगर बात करें कि भारत के न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत भी कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनको कम भत्ते में गुजारा करना पड़ रहा है, उन्हीं का मसला सुप्रीम कोर्ट में उठा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये मसला उठा है तो ये हुआ ये था कि आप OPS दीजिए, ओल्ड पेंशन स्कीम दीजिए। सरकार ने उन लोगों को न्यू पेंशन स्कीम से आच्छादित कर रखा है, कवर कर रखा है। अब हुआ क्या कि सरकार ने अपना दलील वहाँ पे पेश किया है क्योंकि आप जान ही रहे कि 25 जनवरी 2025 को वित्त मंत्रालय ने इसे अधिसूचित कर दिया है और वह है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायालय में बहुत सारे पेंशन से संबंधित मुद्दे उठते रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक बार और ऐसा मुद्दा उठा था जो खास करके ये जो जज होते हैं, जो माननीय जज होते हैं, उन्हीं से संदर्भ में उठा था। एक एडहॉक जजों की जो बहाली कोर्ट में न्यायालय में होता है उनसे संबंधित मुद्दा उठा था। सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग डिसीजन के बाद ये कहा गया था कि एडहॉक जजों को भी पेंशन की सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये मुद्दा तमिलनाडु के फास्ट ट्रैक कोर्ट से संबंधित रहा था और ये कहा गया था यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा था कि सकते हैं कि महज विज्ञापन और नियुक्ति पत्र में यह लिख देना कि नियुक्ति 5 वर्ष के लिए है, नियुक्ति की प्रकृति नहीं बदलती है। ये एक गंभीर मसला रहा है। बहुत सारे ऐसे रीट दायर हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो पेंशन और NPS या OPS से संबंधित है। आज के इस विषय में देखिए कि अगर UPS से संबंधित जो तर्क केंद्रीय सरकार के अटॉर्नी जनरल ने जो पक्ष रखा है और सॉलिसिटर जनरल ने जो पक्ष रखा है, इन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2025 से हम UPS लागू कर रहे हैं। ये सभी जो न्यायिक पदाधिकारी हैं उन लोगों को हम UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम से कवर करेंगे जो लोग NPS में कवर है। अब मसला ये है कि क्या ये न्यायिक अधिकारी जो है क्या ये UPS से सेटिस्फाइड हो सकते हैं? अब ये सब बातों को गंभीरता से देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बेंच ने माननीय लोगों ने
किया क्या कि कहा कि नहीं, हम 12 सप्ताह के लिए सुनवाई को टाल देते हैं। यानी यह सुनवाई लगभग मानकर चलिए कि अगर मई महीने में होती है 2025 में, तो उससे पहले 1 अप्रैल 2025 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम प्रभावी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये बातें जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में कैसे उठा है, ये काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। क्योंकि ये डायरेक्ट ऐसा हुआ है कि सीधे ये मुद्दा जो है वह अभी 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाला है। उससे पहले ही इससे संबंधित जो बहस है वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शुरू हो गए हैं। अगर कुछ बदल जाता है, कर्मचारियों के पक्ष में अगर आता है, तो इससे केवल न्यायिक अधिकारी ही नहीं बल्कि आने वाले समय में भारत सरकार के 23 लाख कर्मचारी और राज्य अगर लागू करता है तो 90 लाख राज्य कर्मचारियों को भी फायदा हो सकता है। देखिए मसला क्या है यहाँ पे, इस विषय को जरा देख लीजिएगा। केंद्र की ओर से जो अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पेश हुए हैं और पीठ को यूपीएस के बारे में जानकारी दिया है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह के पीठ ने केंद्र के वकील के दलील को सुना है और यहाँ जो दलील दिया गया है कि एकीकृत पेंशन न्यायिक अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों के पेंशन संबंधित चिंताओं को दूर करता है। ये सरकार का दलील है कि हम जो यूपीएस दिए हैं यह केवल न्यायिक अधिकारी नहीं बल्कि इससे जो अन्य कर्मचारी भी हैं उनकी भी चिंताओं को हम दूर कर देंगे यूपीएस के माध्यम से। ऐसे में अदालत मामलों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है और यूपीएस से संबंधित मामलों की सुनवाई 12 सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। अब देखिए कि जब 12 सप्ताह के लिए यूपीएस से संबंधित मुद्दे को जब टाल दिया गया है तो ये जो वेतन और भत्ता और पेंशन संबंधित जो न्यायिक अधिकारी होते हैं, तो इन लोगों ने जो एनपीएस से संबंधित जो इन लोगों को पेंशन मिल रहा था तो ये काफ़ी कम मात्रा में था, आजीविका चलाना मुश्किल हो रहा था। इतने न्यायिक अधिकारी जैसे पद से रिटायरमेंट के बाद इस तरीके का कंडीशन आना एक काफ़ी गंभीर विषय है। अगर 12 सप्ताह के लिए जो सुनवाई टला है, अगर इसके बाद अगर कुछ डिसीजन होता है यूपीएस में, तो यहाँ पे क्या कर्मचारियों के पक्ष में अगर आता है, अगर कर्मचारियों के पक्ष में आएगा तो 2-3 बातों पर तो बहुत ज़रूरत है जिसको न्यायालय में समझा जा सकता है। अगर कर्मचारियों के पक्ष में आता है तो सबसे पहले जिस मुद्दे को अगर यूपीएस में अगर सुधार की ज़रूरत है तो वहाँ पे एक वीआरएस का मुद्दा है कि जब आप 60 वर्ष की उम्र शुरू करेंगे तब आपकी पेंशन की राशि शुरू होगी। दूसरा मुद्दा यहाँ पे जो 50% की राशि 25 साल की सेवा के बाद पेंशन के रूप में एस्योर्ड जो किया जा रहा है, यह भी एक मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है कि आप जो भी एनपीएस का कॉर्पस आप पूरा रख ले रहे हैं और एक लमसम अमाउंट जो दे रहे हैं विद ग्रेच्युइटी, यहाँ पे जो कर्मचारियों का 10% का अंश है वह ब्याज सहित जीपीएफ अकाउंट में क्यों न ट्रांसफ़र कर दिया जाए। बहुत सारे चीज़ अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये अगर मामला चला गया है, रिट दायर है, तो खैर न्यायिक पदाधिकारियों के संदर्भ में ही है, लेकिन आने वाले समय में ये एक बेहतर डिसीजन का आप वहाँ से आशा कर सकते हैं कि जो कर्मचारियों के पक्ष में हो सकता है कि ये डिसीजन आए और 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 90 लाख राज्य कर्मचारियों को बेनिफिट मिले। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित जो ये मुद्दे हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं, क्योंकि यहाँ जो कर्मचारी हैं उनके लिए ये मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, ज़रूर इसे शेयर कर दीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।